हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र वंशी एक बार फिर से बायोकेमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बायोकेमिस्ट्री का ये हम पढ़ रहे हैं 8 नंबर का लेक्चर पढ़ रहे हैं, 8 नंबर का लेक्चर पढ़ रहे हैं। इसके पहले आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया है, अमीनो एसिड फिनिश कर लिए हैं, विटामिन क्या होते हैं ये पढ़ लिया है, ठीक, प्रोटीन क्या होता है ये पढ़ लिया है, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं ये पढ़ लिया है। प्रीवियस क्लास में हमने विटामिन की बात की थी और न्यूक्लिक एसिड की बात की थी, तो आपने उनकी रीडिंग कर ली होगी, ठीक। और इसके बाद अगला हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो टॉपिक देख रहे हैं हम, इसमें कौन सा, हार्मोन्स की बात करने वाले हैं, ठीक। तो हार्मोन्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम इनकी बात करें। हार्मोन्स जो होते हैं वो होते हैं बायोलॉजिकल मैसेंजर होते हैं। क्या होते हैं ये, बायोलॉजिकल मैसेंजर। शॉर्ट शब्दों में हम बात करेंगे, जो की पॉइंट है उसकी बात करेंगे, पेपर में जो आता है उसके हिसाब से बात करेंगे, हमारे एग्जाम के हिसाब से बात करेंगे, ठीक। तो ये बायोलॉजिकल मैसेंजर होते हैं, जैविक संदेशवाहक होते हैं, ठीक। जैविक संदेशवाहक मतलब किसी भी जो मैसेज है उसको किसी ऑर्गन तक पहुंचाते हैं और पहुंचाने के बाद वो उसमें क्रिया कराते हैं। हार्मोन्स वैसे तो हम पढ़ते हैं, ये बायोलॉजी का टॉपिक है, जूलॉजी का टॉपिक है, लेकिन हम केमिस्ट्री में क्यों बात कर रहे हैं इसकी, केमिस्ट्री में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये केमिस्ट्री में केमिकली रूप से इसके क्वेश्चन आ जाते हैं कि हार्मोन्स, ये वाला हार्मोन्स केमिकली रूप से क्या है, तो इसलिए हम इसमें केमिस्ट्री में इसकी स्टडी कर रहे हैं, ठीक। तो केमिस्ट्री में स्टडी करने का ये मतलब है इसका। तो हार्मोन्स क्या होते हैं, ये बायोलॉजिकल मैसेंजर होते हैं और जैविक संदेशवाहक होते हैं, और ये स्मॉल क्वांटिटी में ही हमारे इन अंतःस्रावी ग्रंथियां जो रहती हैं, एंडोक्राइन जो ग्लैंड रहती हैं, नॉन डक्ट वाली जो ग्लैंड रहती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो पाई जाती हैं हमारे शरीर में, उनसे ये निकलते हैं और किसी स्पेसिफिक रिएक्शन को कराते हैं, और स्पेसिफिक रिएक्शन को कराने के बाद फिर क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, ठीक। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे शरीर में होने वाली जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है, कोई भी हम किसी के प्रति हमारा जो बिहेवियर है उसको डिसाइड करने वाली केमिकल जो कंपाउंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। और ये क्या करते हैं, संदेश का काम करते हैं, संदेश वाहक का काम करते हैं। जैसे पहले डाकिया चलता था, वो कोई एक कार्ड लेके आएगा, उसमें कोई संदेश लिखा है, जो संदेश लिखा है आपने पढ़ लिया, उसके हिसाब से आप कोई काम कर रहे हो, ठीक। ऐसा ही इनका काम होता है, किनका, हार्मोन्स का काम होता है। आ रही बात समझ में। अब ये जो हार्मोन्स, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, एड्रेनलिन हार्मोन होता है, हमारी एड्रेनलिन ग्लैंड से निकलता है। ये स्ट्रेस हार्मोन होता है। स्ट्रेस हार्मोन कब जनरेट होता है, ये जनरेट होता है जैसे हमारी किसी से लड़ाई हो रही है, ठीक, हमारी फाइट होने वाली है, तो फाइट के समय ही ये जनरेट होगा। तो उस समय जो शरीर के लिए आवश्यक रिएक्शन होती हैं वो सारी रिएक्शन ये चालू करा देते हैं हार्मोन्स ऑटोमेटिकली। जैसे आप फाइट के लिए जो चीज़ें चाहिए, आपको क्या करना है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना जाना चाहिए, लंग्स कैपेसिटी ज़्यादा हो जाना चाहिए, ठीक। ये सारी चीज़ें अपने आप जनरेट हो जाएंगी जो आपके फाइटिंग के लिए ज़रूरी है। अब जैसे डाइजेशन है, तो डाइजेशन को ये बंद करा देगा, ठीक। अगर किसी को टॉयलेट जाना था तो ये टॉयलेट जाने वाली जो रिएक्शन थी वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, हार्मोन्स अपने आप अपने ह्यूमन जो रहता है उसके बिहेवियर को अचानक से क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक। तो ये क्या होते हैं, बायोलॉजिकल मैसेंजर होते हैं। हार्मोन्स जो रहते हैं ये कहाँ से निकलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। हमारे शरीर में 7 प्रकार से ग्लैंड होती हैं, 7 टाइप की ग्लैंड होती हैं। इनमें मास्टर ग्लैंड होती है जो हमारे यहाँ पे सेलर टर्सी का पार्ट होता है ब्रेन में, वहाँ पे पाई जाती है। ये मास्टर ग्लैंड है, मटर के दाने के समान होती है, बिल्कुल जो सीड रहता है उसके आकार की रहती है, और ये खुद तो हार्मोन जनरेट करती है और हार्मोन्स को कंट्रोल करने के हार्मोन्स भी जनरेट करती है। तो आप समझ गए होंगे हार्मोन्स क्या होता है। हमें मेनली इस पे क्या ध्यान देना है, जो मैं बोलूँगा उन चीज़ों पे आपको फोकस करना है इसमें, हार्मोन्स में, ठीक। तो हार्मोन्स में सबसे पहले आप बायोलॉजिकल मैसेंजर होते हैं, ये केमिकली कंपाउंड होते हैं। इसके बाद इसमें हम देखेंगे नेम क्या होता है, कौन से अंग से वो निकलते हैं, ठीक, ऑर्गन कौन सा होता है, और उनका जो फंक्शन, मेन फंक्शन क्या होता है, कौन सा कार्य है, इसकी हम बात करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं स्टीरॉयडल हार्मोन, स्टीरॉयड हार्मोन, ठीक। स्टीरॉयडल हार्मोन या स्टीरॉयड हार्मोन जो रहते हैं उनमें आ जाते हैं कौन से हार्मोन, सेक्स हार्मोन आते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन कौन से होते हैं, सेक्स हार्मोन होते हैं, ठीक। सेक्स हार्मोन जो रहते हैं उसमें 2 प्रकार के सेक्स हार्मोन होते हैं, एक होते हैं मेल में पाए जाते हैं और एक काय में, फीमेल में। ये होता है किसका, मेल हार्मोन होता है, और ये होता है फीमेल हार्मोन, ठीक। तो ये मेल में पाया जाता है, एंड्रोजन होता है, एंड्रोजन, ठीक। और ये क्या होता है, ईस्ट्रोजन जो रहता है वो फीमेल में पाया जाता है, ठीक। एंड्रोजन जो हार्मोन है वो कहाँ से निकलता है, टेस्टिस से निकलता है। एंड्रोजन जो रहता है मेल हार्मोन कहलाता है, और ये कहाँ से निकलता है, टेस्टिस से। वृषण कोष जो रहते हैं वहाँ से निकलता है।
और ईस्ट्रोजन जो रहता है वो कहाँ से निकलता है, ओवरी से निकलता है, अंडाशय से निकलता है। ये काय में पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है। ठीक, ये दोनों हार्मोन्स हमने अपने को क्या याद करना है कि ये क्या होते हैं, केमिकली रूप से स्टेरॉइड होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये किस चीज को कंट्रोल करते हैं, हम वो देखना है। ये क्या करते हैं, कंट्रोल एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ मेल एंड फीमेल। ठीक, ये क्या करते हैं, अब मेल हार्मोन है तो मेल में ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट करेगा। ठीक, और दूसरा क्या करेगा, फीमेल हार्मोन है तो फीमेल में ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगा। क्या चीज़ कंट्रोल करता है कि जैसे ये क्या होता है, आप देखें छोटी एज जो रहती है बच्चों की, छोटी एज जो रहेगा आप उसको देख के नहीं पहचान सकते कि ये मेल है या फीमेल है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हार्मोन का सीक्रेशन भी क्या होता है, बढ़ता है। फिर दोनों की जो बॉडी है उसमें अलग पहचानने में आने लगता है। जैसे लैंग्वेज जो स्पीच रहती है वही बदल जाती है। आप कोई बोल रहा है लड़का है या लड़की है तो वो उसकी आवाज़ से आप पहचान सकते हो कि वो बॉयज़ है या गर्ल्स है। आप स्किन को देख के बता सकते हो, आप उसकी बॉडी को देख के बता सकते हो कि ये गर्ल्स है या बॉयज़ है। तो ये क्या करते हैं, ये हार्मोन, ये एक तो क्या करते हैं, जो डेवलपमेंट है, बॉडी डेवलपमेंट है उसको करते हैं, और सेक्सुअल ऑर्गन जो रहते हैं, सेक्स अंग जो रहते हैं उनका डेवलपमेंट भी करते हैं। मेल में मेल वाले करेंगे और फीमेल में फीमेल वाले करेंगे। ठीक, तो ये क्या होता है, टेस्टिस से निकलते हैं और ये काय से निकलते हैं, ओवरी से निकलते हैं। कभी कभी क्या होता है, मेल में फीमेल के कैरेक्टर दिखने लगते हैं और फीमेल में मेल के कैरेक्टर जनरेट होने लगते हैं। तो ये एक प्रकार का डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है, ये हार्मोन्स जो रहते हैं उनकी एक्सचेंज हो जाता है, कभी कभी इधर के उधर उधर के उधर हो जाते हैं। ठीक, तो आप देखते हो कभी कभी कई बॉयज जो रहते हैं उनमें गर्ल्स के कैरेक्टर जनरेट हो जाते हैं, गर्ल्स जैसी बातें करेंगे। ठीक, और कभी कभी जो गर्ल्स है वो काय की जैसी बातें करने लगती है, बॉयज जैसी बातें करने लगती हैं। तो उसमें ये हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण होता है। ठीक, तो ये हार्मोन्स हो गया, कौन सा हार्मोन्स कहलाता है, एंड्रोजन और ईस्ट्रोजन। ये मेल के सेकेंडरी ऑर्गन को डेवलपमेंट करता है और सेकेंडरी ऑर्गन को डेवलपमेंट करता है, और ये फीमेल में डेवलपमेंट करता है। ठीक, नेक्स्ट हार्मोन हम देख रहे हैं कौन से, केमिकली रूप से पेप्टाइड हार्मोन। ठीक, या इनको प्रोटीन हार्मोन भी कह सकते हैं, पेप्टाइड हार्मोन या प्रोटीन हार्मोन। इसमें दो हार्मोन्स मैंने लिखे हैं जो पेपर में आते हैं। नंबर एक है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो रहता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो रहती है, मास्टर ग्लैंड जिसको बोलते हैं, या पीयूष ग्रंथि जिसको बोलते हैं, वहां से निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, पीयूष ग्रंथि से। ठीक, और ये क्या कराता है, ये चाइल्ड बर्थ जो रहती है, बच्चे का जो जन्म होता है उस समय यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर जो मोशन होते हैं उनको जनरेट कराता है। दूसरा, ये मिल्क सीक्रेशन कराता है आफ्टर बर्थ के बाद ये जो मिल्क सीक्रेशन होता है फीमेल के अंदर, बच्चों को फीडिंग कराई जाती है, उसका भी सीक्रेशन कराने में ये हेल्प करता है। ठीक, और भी ये ऑक्सीटोसिन का काम जो रहता है वो इमोशनल फीलिंग कराना भी रहता है। जैसे आप पेपर में फेल हो गए हैं तो उस समय, या आपकी मम्मी है तो आपकी मम्मी से आप 1 महीने से नहीं मिले हैं, इसके बाद वो आपसे मिल रही हैं तो उनके अंदर ऑक्सीटोसिन जनरेट हो जाता है। और ऑक्सीटोसिन जनरेट होने के बाद वो क्या करती हैं, आपके अंदर जो गलतियां भी रहेंगी वो उनको भूल जाएंगी। कौन से हार्मोन्स के कारण, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण। ठीक, तो ये इमोशनल फीलिंग भी कराता है। इसीलिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो रहता है वो ज़्यादा किस में पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है। मेल में इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है या सांद्रता रहती है, या मेल में इसकी जो मात्रा है वो क्या होती है, कम होती है ऑक्सीटोसिन की। ठीक, तो ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है, बाद में ये ओवरी वगैरह से भी निकलता है। इसलिए ये क्या होता है, प्लेसेंटा से भी निकलता है। तो ये क्या होता है, प्लेसेंटा जो दोनों को जोड़ने का काम करता है, चाइल्ड को और जो उसकी मदर है उसको जोड़ने का काम करता है, वहाँ से भी निकलता है। इसलिए इसका कॉन्सेंट्रेशन किसमें ज़्यादा होता है, फीमेल में होता है, मेल में कम होता है। इसलिए आप देखते हैं कि कहीं पे भी कोई लड़ाई चल रही है, कुछ भी घटना हो रही है, तो सबसे पहले डर किसको लगता है, फीमेल को लगता है। इसके कारण ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण। तो ये क्या करता है, अगर कोई फंक्शन पूछे तो चाइल्ड बर्थ कराता है, बच्चे का जन्म कराता है। दूसरा, उसके फिर मिल्क सीक्रेशन कराता है। ठीक, उसमें दूध का स्रावन कराने का काम करता है। ठीक, ये हो गया ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के बाद अगला है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन जो रहता है इसमें 51 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। 51, ये क्वेश्चन आ जाता है, 51 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ये बात आपको भी याद रखना है। 2 चेन रहती हैं, 31 की और 20 की। ठीक, 2 चेनें पाई जाती हैं इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड की। ये कहाँ से निकलता है, पैंक्रियास से निकलता है। हमारी जो अग्नाशय रहती है, जो डाइजेशन जूस निकालती है, डाइजेशन जिससे होता है, उसमें बीटा सेल पाई जाती हैं। बीटा सेल से क्या निकलता है, ये इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और ये क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, पैंक्रियास से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। इसका काम क्या है, मेनली मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज,
ये ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म जो रहती है, ग्लूकोज की जो पाचन होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक, इसमें क्या होता है, ये सेल के अंदर ब्लड हमारा जो हम डाइजेशन करते हैं, डाइजेशन के बाद ग्लूकोज काय में घुलता है, ब्लड में घुलता है, ब्लड के बाद सेल में पहुंचता है। तो ब्लड से सेल में पहुंचाने के लिए कौन से हार्मोन की जरूरत पड़ती है, इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, ब्लड से वहां तक सेल तक। लेकिन यदि डिफिशियंसी चल रही है, किसकी डिफिशियंसी चल रही है, इंसुलिन हार्मोन की अगर डिफिशियंसी चल रही है, इंसुलिन हार्मोन की कमी चल रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, ऐसी कंडीशन में एक बीमारी हो जाती है, एक डिसऑर्डर हो जाता है जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज। ठीक, जिसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी होने के कारण ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ब्लड में ग्लूकोज की सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं, यूरिन के थ्रू भी ब्लड यूरिन में भी क्या है, ग्लूकोज जाने लगता है। इसे हम क्या कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। तो डायबिटीज होने का रीजन क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन की क्या होना, डेफिशिएंसी, जो कहाँ से निकलता है, पैंक्रियास से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है, उसकी बीटा सेल से निकलता है। ठीक, ग्लूकोज में मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, उसकी उपपचय में हेल्प करता है। तो इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये पेप्टाइड हार्मोन थे, केमिकली रूप से ये क्या होते हैं, पेप्टाइड होते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं थर्ड अमीन हार्मोन्स की बात कर रहे हैं। ठीक, एमीन जो रहते हैं केमिकली रूप से, एमीन कौन से होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक, इसमें अपन एक ही हार्मोन देखने वाले हैं जिसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक, ये क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन होता है। ये थायरोक्सिन हार्मोन जो रहता है वो T3 and T4 के नाम से भी जाना जाता है। T3 and T4, T3 and T4 के नाम से जाना जाता है। और ये क्या होता है, कौन सी ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड से निकलता है। ये सबसे बड़ी ग्लैंड होती है एंडोक्राइन में, जो कहाँ पे पाई जाती है, हमारे गले में पाई जाती है। ठीक, तो ये थायराइड ग्लैंड से निकलता है, T3 T4 के नाम से इनको जाना जाता है। और इसमें आयोडीन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, इस हार्मोन्स का सिंथेसिस करने के लिए काय की रिक्वायरमेंट रहती है, आयोडीन की रिक्वायरमेंट रहती है। और अगर आयोडीन नहीं है, ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में जो थायराइड ग्लैंड रहती है वो क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, आयोडीन की डिफिशियंसी में, आयोडीन की कमी में। तो ऐसी स्थिति में थायराइड ग्लैंड बड़ी हो जाती है आयोडीन की डिफिशियंसी में। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं ग्वाइटर रोग बोला जाता है। ठीक, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, घेंगा। किसकी कमी में होता है, किसी डिफिशियंसी में होता है, आयोडीन की डिफिशियंसी में होता है। ठीक, हम बात कर रहे हैं थायरोक्सिन हार्मोन में। थायरोक्सिन हार्मोन में अब हम देख रहे हैं ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के मेटाबॉलिज्म को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसको क्या करता है, उसको नियंत्रित करता है। दूसरा, जब जो छोटे बच्चे रहते हैं उनमें भी ये क्या करता है, जो उनका डेवलपमेंट रहता है, ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, उसमें भी ये सहायक होता है। इसलिए छोटे बच्चों को ये थायराइड हार्मोन्स की कमी नहीं होना चाहिए। आ रही बात समझ। ठीक, तो ये हार्मोन्स की मैंने बात की। इसमें आपको केमिकली रूप से ध्यान रखना है, केमिकली रूप से स्टीरॉयड हार्मोन कौन सा है, पेप्टाइड हार्मोन्स कौन सा है, अमीन हार्मोन्स कौन सा है। इसमें इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक, तो ये हार्मोन्स हो गए जो इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जो एग्जाम में आते हैं, उनकी मैंने बात कर ली। वैसे बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट रहते हैं वो डिटेल में इस चैप्टर को आप पढ़ते ही हो, उनके लिए कोई दिक्कत है नहीं है। बाकी मैथ वाले जो स्टूडेंट हैं, एजी वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए मोर देन सफिशिएंट। ठीक, अब अगली हम जो बात करने वाले हैं वो लिपिड की बात करना है। इसको आप एक बार नोट डाउन करें। चलिए, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, लिपिड की बात करने वाले थे। तो लिपिड क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं हम। लिपिड जो रहते हैं वो एक नेचुरली कंपाउंड है, ये एक प्राकृतिक कंपाउंड होते हैं जो कैसे होते हैं, ऑयल जैसे और फैट जैसे होते हैं, तेल जैसे और कैसे होते हैं, वसा के जैसे होते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, लिपिड बोलते हैं। लिपिड को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में क्लासीफाई किया गया है। नंबर 1 होते हैं सिंपल लिपिड, सरल लिपिड। दूसरे होते हैं कंपाउंड लिपिड, जटिल लिपिड। तीसरे होते हैं ड्राई लिपिड या व्युत्पन्न लिपिड। ठीक, ये 3 भागों में इनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमको देखें सिंपल लिपिड काय से मिलके बनते हैं। इनमें होते हैं एक तो हायर फैटी एसिड होते हैं, उच्चतर क्या होते हैं, बसी अम्ल होते हैं। अभी अपन डिटेल में ऑयल और फैट की बात करने वाले हैं, तो वहाँ पे ये सारी चीजें आने वाली है। तो ये क्या होते हैं, हायर फैटी एसिड। और एक क्या होता है, एल्कोहलिक ग्रुप होता है।
एक इसमें क्या होता है, एल्कोहलिक ग्रुप होते हैं। एल्कोहलिक ग्रुप में इसमें आप देखेंगे ग्लिसरॉल वगैरह पाया जाता है, इसमें ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन पाया जाता है, ठीक। और इसमें जो बेस रहेगा उसमें क्या पाया जाएगा, एल्कोहल पाया जाता है। तो कुल मिला के क्या है, सिंपल लिपिड में फैटी एसिड और एल्कोहलिक ग्रुप इन दोनों से मिलकर बनते हैं ये सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड में आते हैं ऑयल और फैट। एक्चुअल में इनको न्यूट्रल या उदासीन भी बोला जाता है, उदासीन लिपिड या न्यूट्रल लिपिड भी कहा जाता है। न्यूट्रल लिपिड में कौन कौन आ जाते हैं, उदासीन में कौन कौन आता है, एक तो आता है ऑयल एंड फैट, तेल और वसा। इन्हें हम थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में है और इनके बीच में डिफरेंस भी आ जाता है। तीसरा इसमें इसी का एक और पार्ट होता है, सिंपल का ही पार्ट होता है, वैक्स या मोम। वैक्स और जो मोम रहती है वो आप देखते हैं कहाँ से, हनी भी जो रहती है, मधुमक्खियाँ रहती हैं वो इसका निर्माण करती हैं, उनके छत्ते में होता है। प्लांट जो रहती है उनकी लीफ के ऊपर ये वैक्स का होता है, फॉर्मेशन होता है, जिससे क्या होता है, पानी उनके ऊपर पड़ता है तो फिसल जाता है, चिकनाई टाइप की रहती है, उसमें लुब्रिकेंट रहता है, ठीक। तो ये वैक्स होता है। वैक्स जो रहता है उसका डाइजेशन हमारी बॉडी में नहीं होता है, ठीक। वैक्स का डाइजेशन हमारी बॉडी में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है, ये इसको पचाने के लिए हमारे पास जो लाइपेज एंजाइम होता है, फैट को पचाने के लिए जो लाइपेज एंजाइम होता है वो वैक्स का डिसोसिएशन नहीं कर पाता है, कुल मिलाकर उसका हाइड्रोलाइसिस या डाइजेशन नहीं कर पाता है, ठीक। तो वैक्स जो रहता है वो मोमबत्ती के फॉर्मेशन में हम ले लेते हैं, जो टेबल वगैरह रहती हैं उनमें शाइनिंग के लिए इसका उपयोग कर लेते हैं। आ रही बात समझ। तो सिंपल लिपिड में क्या होता है, फैटी एसिड प्लस एल्कोहलिक ग्रुप, ठीक। फैटी एसिड होते हैं और क्या होते हैं, एल्कोहलिक ग्रुप होते हैं। और इसमें एक आते हैं न्यूट्रल उदासीन, इसमें फैट और ये आ जाते हैं, और एक आ जाता है क्या, वैक्स या मोम, जिसका डाइजेशन हमारी बॉडी में नहीं होता है। तो ये हो गए सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड के बाद अगले जो लिपिड होते हैं वो होते हैं क्या, सिंपल लिपिड के बाद आते हैं कंपाउंड लिपिड या जटिल लिपिड बोलते हैं इनको, कंपाउंड या जटिल। ये काय से मिलकर बनते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिखा है फैटी एसिड। एक तो इनमें फैटी एसिड होता ही है जैसा उसमें होता है, एक इनमें क्या होता है, कोई एल्कोहलिक ग्रुप होता है जैसा उसमें होता है, एल्कोहलिक समूह होता है, ठीक। और एक क्या आ जाता है, अदर कंपाउंड आ जाता है, कोई भी एक क्या आ जाता है, अन्य आ जाता है। एक होता है फैटी अम्ल, बसी अम्ल, दूसरा क्या होता है एल्कोहलिक ग्रुप तो होता ही है एल्कोहलिक ग्रुप, और एक क्या हो जाता है, अदर, ठीक। इस अदर में ये इसमें हम बात करेंगे फास्फोलिपिड की, ग्लाइकोलिपिड की, और एक काय की बात करेंगे, क्रोमोलिपिड की। ये तीन प्रकार के होते हैं। अदर में ये फास्फोलिपिड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अदर में फास्फोरिक एसिड आ जाता है, ठीक। ग्लाइको की बात कर रहे हैं तो ग्लाइको में क्या आ जाता है, ग्लाइकोलिपिड की बात कर रहे हैं तो इसमें कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट। क्रोमो की बात कर रहे हैं तो कोई रंजक आ जाता है, कोई कलर आ जाता है, या कोई पिगमेंट आ जाता है अदर वाले कंपाउंड में। बाकी ये दो तो कॉमन है, हाई फैटी एसिड, उच्च बसीय अम्ल, और एक एल्कोहलिक समूह, ठीक। और अदर में क्या आ जाएगा, फास्फो है तो फास्फोरिक एसिड, ग्लाइको है तो कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, और क्रोमो है तो क्या आ जाएंगे, रंजक आ जाएंगे, ठीक। अब इसमें इसके एग्जांपल, फास्फोलिपिड्स के एग्जांपल एक एक दो आप याद कर सकते हैं। एक क्या हो जाता है, लेसिथिन हो जाता है, सिफिलिन हो जाता है, और इसका सेरोसिन हो जाता है, ठीक। ये एग्जांपल है काय के, फास्फो, ये इसके दो एग्जांपल फास्फोलिपिड के, एक मैंने ग्लाइकोलिपिड का। क्रोमोलिपिड के एग्जांपल आप चाहे तो कैरोटीन जो रहता है, एक प्रकार का लिपिड होता है, ये शाइनिंग पिगमेंट रहती है, जैसे बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं उनके कलर जो रहता है, स्किन का कलर जो है वो चेंज हो जाता है, वो काय के कारण, क्रोमोलिपिड के कारण हो जाता है, ठीक। इसमें क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट पाए जाते हैं, रंजक पाए जाते हैं, ठीक। तो ये जटिल लिपिड हो गया। कितने टाइप से हो सकता है, क्रोमोलिपिड हो सकता है, ग्लाइकोलिपिड हो सकता है, ठीक, फास्फोलिपिड हो सकता है, होने को अमीनोलिपिड भी होता है, ठीक। अमीनोलिपिड भी इसके अंतर्गत आ जाता है, होने को उसमें अमीनो एसिड हो जाएगा अदर कंपाउंड में, ठीक। तीसरे टाइप के जो लिपिड हैं वो है डेरिवेटिव या व्युत्पन्न लिपिड कहलाते हैं। कौन से लिपिड, डेरिवेटिव या व्युत्पन्न लिपिड कहलाते हैं। इसमें क्या आ जाते हैं, डेरिवेटिव या व्युत्पन्न में आ जाते हैं जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स, मतलब सरल और जटिल जो लिपिड थे उनका हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, उनका क्या कर देंगे, जल अपघटन करेंगे, और जल अपघटन करेंगे तो डेरिवेटिव या ड्राई जो लिपिड है वो हमको प्राप्त हो जाएंगे। इसका एग्जांपल होते हैं स्टीरॉयड, जो हार्मोन्स आपने पढ़े स्टीरॉयड थे, स्टीरॉयड आ जाता है, और फैटी एसिड वगैरह रहते हैं, और ग्लिसरॉल वगैरह भी जो रहते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये आपने क्या देखा है, लिपिड का क्लासिफिकेशन देखा है। बस आपको ये देखना है लिपिड के क्लासिफिकेशन में तीन टाइप के होते हैं लिपिड, एक होते हैं सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स, और एक क्या होते हैं, ड्राई होते हैं, डेरिवेटिव या व्युत्पन्न लिपिड होते हैं। क्लियर हो गई बात। इनको आप एक बार जल्दी से देखें। मेन इसमें आप
हम जो स्टडी करने वाले हैं वो न्यूट्रल लिपिड की बात करेंगे और इसमें बात करेंगे अपन ऑयल और फैट। ठीक, तो अगली हेडिंग हम डालने वाले हैं क्या, ऑयल एंड फैट। तो अगली हेडिंग डालें आप तेल व वसा। ठीक, अगली हेडिंग है हमारी तेल एंड वसा, ऑयल एंड फैट। ऑयल और फैट दोनों एक ही जैसे होते हैं, बस थोड़ा सा एक फर्क होता है, वो मैं फर्क बताऊंगा क्या होता है ऑयल और फैट में जब हम डिफरेंस करेंगे। तो ये हम बात करने वाले हैं ऑयल और फैट में क्या डिफरेंस होता है, ये देखने वाले हैं। ये एक्चुअल में क्या होते हैं, ट्राई ईस्टर होते हैं, ट्राई ईस्टर ऑफ हाई फैटी हायर फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ठीक, तो उच्च बसीय अम्ल, उच्च बसीय अम्ल उच्च बसीय अम्ल और काय के ग्लिसरॉल, उच्च बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के क्या होते हैं, ये ट्राई एसिड, ट्राई ईस्टर होते हैं, या ट्राई ईस्टर या इनको ग्लिसरॉइड भी कहते हैं, ट्राई ईस्टर या ग्लिसरॉइड। तो कुल मिला के ये काय से बनते हैं, उच्च बसीय अम्ल, हाई फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलके बनते हैं। अब ये हाई फैटी एसिड क्या होते हैं, हायर फैटी एसिड क्या होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं हाई फैटी एसिड। एक तो होते हैं सैचुरेटेड, सैचुरेटेड संतृप्त, एक होते हैं संतृप्त, और दूसरे जो रहते हैं फैटी एसिड जो रहते हैं वो होते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड असंतृप्त। अरे बस सैचुरेटेड फैटी एसिड जो रहते हैं उन सैचुरेटेड फैटी एसिड में आता है एक तो स्टेरिक एसिड और एक आता है पामेटिक। स्टेरिक का जो फार्मूला होता है ये होता है C17H35COOH। पामेटिक का होता है C15H31COH। ठीक, ये होता है पामेटिक, पामेटिक अम्ल होता है। ये कैसे होते हैं, सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का एग्जांपल आपको एक ही लिखना है, जो मैं बोल रहा हूँ बस उतना याद करना है आपको। पामेटिक इसमें आ जाता है ऑलिक एसिड, ऑलिक अम्ल जो रहता है इसमें आ जाता है, इसका जो फार्मूला है ऑलिक एसिड का ये होता है C17H33 और COH। ये ऑलिक एसिड का फार्मूला है। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड का मतलब होता है इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, ये है सैचुरेटेड का मतलब। संतृप्त का मतलब सिंगल बॉन्ड है। अनसैचुरेटेड मतलब जिन्हें हाइड्रोकार्बन पढ़ लिए उनको पता होगा, डबल बॉन्ड पाए जाते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, उनको अनसैचुरेटेड बोलते हैं। तो दो प्रकार के फैटी एसिड होते हैं। फैटी एसिड क्या होते हैं, एक तो हायर फैटी एसिड दो टाइप्स के हैं, एक सैचुरेटेड संतृप्त और एक कैसे हैं असंतृप्त। संतृप्त मतलब जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा, दो एग्जांपल बताए मैंने, स्टेरिक एसिड और पामेटिक एसिड, इनके फार्मूले हैं। और अनसैचुरेटेड में एक ऑलिक एसिड एग्जांपल बताया, इसमें क्या होता है, ये इसका फार्मूला है, इसमें डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, इसलिए इसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं। अब क्या होता है, जो रिएक्टिविटी होती है आगे मैं बताऊंगा कि जिसमें ये पाया जाता है उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, कम क्रियाशील है। सिंगल बंद वाले जो रहते हैं उनकी क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है, रिएक्टिविटी क्या होती है, कम। और जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्रियाशीलता ज़्यादा होती है। ठीक,
ग्लिसरॉल का फार्मूला वैसे तो आप जानते ही हो क्या होता है, CH2OH, CHOH और CH2OH। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, ये एल्कोहल है 1 डिग्री एल्कोहल, ये 2 डिग्री एल्कोहल और ये 1 डिग्री एल्कोहल होता है। ये काय का फार्मूला है, ग्लिसरॉल को तीन OH ग्रुप पाया जाता है। ठीक, तो अभी हमने क्या बात की है, तेल और वसा की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, 12th के हिसाब से पेपर में आ जाता है, एग्रीकल्चर वालों को 12th में आता ही है फैट और ऑयल के बारे में। तो ये क्या होती है, ट्राई ईस्टर ऑफ हाई फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक, उच्च बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के क्या होते हैं, ट्राई ईस्टर होते हैं। उच्च बसीय अम्ल के और काय के, ग्लिसरॉल के ट्राई ईस्टर होते हैं। उच्च बसीय अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, ये मैंने बता दिया, ये ग्लिसरॉल होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं किसकी, ये बनते कैसे हैं। ठीक, ये कैसे बनते हैं, एक हम एग्जांपल देख लेते हैं, फिर ऑयल और फैट में क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। ठीक, तो मैं कोई सा भी एक ले लेता हूँ, ऑलिक एसिड ले लेंगे ये अपन, देखिए तो ट्राई ईस्टर होते हैं, इसमें क्या होता है, ये होगा ग्लिसरॉल CH2O, CH2OH, फिर CHOH और CH2OH। ठीक, अब इसमें क्या होता है, अगर हम पामेटिक एसिड ही आप ले लो या ऑलिक एसिड ले लो, C17H33COH, ऐसी 3 लेने पड़ेंगे भाई इसमें, C17H33COH और C17H33COH। ये तो है ग्लिसरॉल और ये है ऑलिक एसिड। ऑलिक एसिड, इसमें क्या होता है, ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर होगा यहाँ से, इसका H, इसका H, इसका H और इधर से क्या जाएगा OH, ये OH, ये OH और ये रिएक्शन होगी। रिएक्शन होने के बाद क्या हो जाएगा, ये समूह ऐसे के ऐसे जुड़ जाएंगे। मैं उनका स्ट्रक्चर ऐसा बनाऊंगा, CH2 CH CH2 और इधर अपन कर लेते हैं COH COO और COO और इधर से मैं C17H33 C17H33 इसको बोलेंगे अपन ऑलिक ट्राई ईस्टर या ग्लिसरॉइड। इसका नाम क्या है, ग्लिसरॉइड। ऑलिक ट्राई ईस्टर या ग्लिसरॉइड, 3 ईस्टर बन गए इसमें। ये ईस्टर होता है COH जो रहता है, इसको ईस्टर कहते हैं, COH। तो 3 ईस्टर है तो, और ऑलिक एसिड से बने हैं, तो ये क्या हो गया, ऑलिक ट्राई ईस्टर हो गया। तो ऑयल और फैट जो रहते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, ग्लिसरॉल से और ऑलिक एसिड से। ठीक, ग्लिसरॉल और ये ऑलिक एसिड क्या है, फैटी एसिड। फैटी एसिड आ रही बात सुन, ये फैटी एसिड से मिलके बने होते हैं, आ रही बात सुन। तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्लिसरॉल प्लस ऑलिक एसिड ले सकते हैं आप, स्टेरिक भी ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं इसमें, क्या ले सकते हैं, स्टेरिक ले सकते हैं, पामेटिक ले सकते हैं। अब ऑलिक एसिड जो रहता है वो कैसा होता है, अनसेचुरेटेड होता है। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड अगर अपन ने ज़्यादा लिया है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड लिया है, तो ये मतलब है यहाँ पे क्या बनेगा, ऑयल बनेगा। अगर अनसेचुरेटेड लिया है, असंतृप्त फैटी एसिड लिए हैं, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा ऑयल। और सैचुरेटेड फैटी एसिड लेते तो क्या बन जाता, तो बन जाता अपना क्या, तो अपना बन जाता इसमें फैट। इसमें क्या बन जाता, बस बनता। एक बार इसको आप नोट करें जल्दी से। अब हम ये देख लेते हैं कि ऑयल और फैट है तो एक जैसी ही, दोनों सेम होते हैं, बस दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डिफरेंस
बिटवीन ऑयल एंड फैट, तेल में और वसा में क्या देख रहे हैं हम, डिफरेंस देखने वाले हैं। तेल और वसा में क्या अंतर होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो एक साइड हम देख लेते हैं, एक साइड हम देखेंगे, इधर देख लेते हैं ऑयल और इधर देख लेते हैं फैट, इधर देख लेते हैं तेल और इधर देख लेते हैं क्या, वसा। आ रही बस। दोनों में क्या होते हैं, ट्राई ईस्टर होते हैं। इधर क्या होता है, सबसे पहले बेसिक जो अंतर है, इधर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या होता है, कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट नंबर 1 पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या होता है, कंपैरेटिवली मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई, अधिक होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, अधिक होता है। सबसे पहली बात, ऑयल आपने देखा ही है, ऑयल जो रहता है उसमें क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर ये किसके फॉर्म में रहता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है, द्रव के फॉर्म में होता है। और ये फैट जो रहता है वो सेमी सॉलिड होता है, फैट में आ जाता है, घी आ जाता है और डालडा आ जाता है। ठीक, तो ये क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका कंपेरेटिवली हाई होता है। ये एक्चुअल में क्या होता है, ये होता है लिक्विड, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, ये द्रव होता है। ये क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड ये होता है, अर्ध ठोस होता है। आ रही बात सर, ये सेमी सॉलिड होता है, अर्ध ठोस होता है। दो बातें हो गई। तीसरी बात इसमें जो हो रही है वो क्या होता है, इसमें क्या होता है, ऑयल में अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, हाई होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक, ऑयल में। और इसमें सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अधिक होते हैं। इधर सैचुरेटेड फैटी एसिड, इधर फैटी एसिड की संख्या क्या होती है, ज़्यादा। इधर क्या होते हैं, असंतृप्त होते हैं, असंतृप्त वसीय अम्ल क्या होते हैं, ज़्यादा। और इधर क्या होते हैं, संतृप्त, इधर संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, इधर सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। तीसरा, अब मैंने आपको भी बताया था कि सैचुरेटेड है, इधर असंतृप्त है, तो रिएक्टिविटी क्या होगी, हाई। रिएक्टिविटी क्या होगी, इसमें हाई होगी। क्रियाशीलता क्या होगी, अधिक। इधर क्या होगी, रिएक्टिविटी क्या होगी, लो होगी, कम होगी। कंपैरेटिवली उसकी तुलना में रिएक्टिविटी क्या होगी, कम। इसलिए आप देखते हैं कि जो ऑयल रहता है उसको आप ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते, और फैट को आप ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं, घी को ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं। अगला डिफरेंस जो है इसमें, 5th नंबर का डिफरेंस जो है वो है इसकी आयोडीन वैल्यू। आयोडीन वैल्यू, इसकी आयोडीन वैल्यू क्या होती है, हाई होती है, ज़्यादा होती है। कारण डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। आयोडीन वैल्यू क्या होती है मैं आपको बाद में लिखवाने वाला हूँ। डबल बॉन्ड इनमें क्या होते हैं, बीच में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, इसलिए आयोडीन ज़्यादा रिएक्टिव कर लेता है इससे। ठीक, वो आयोडीन वैल्यू क्या होगी, इसकी ज़्यादा होगी। और इसकी आयोडीन वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी आयोडीन वैल्यू लो होगी। आयोडीन वैल्यू क्या होगी, कम। आयोडीन मान इसका क्या होता है, ज़्यादा होता है। अनसैचुरेटेड होने के कारण आयोडीन से क्रिया करा के ये देखते हैं, ये टेस्ट होता है कि कौन अनसैचुरेटेड ज़्यादा है। तो अनसैचुरेटेड ज़्यादा कौन होता है, ऑयल अनसैचुरेटेड ज़्यादा होता है। असंतृप्त वसीय अम्ल ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसकी आयोडीन वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। और इसकी आयोडीन वैल्यू क्या होती है, कम, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड पाए गए थे, सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसलिए ये कम होती है। इसके बाद 6 नंबर का है सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन वैल्यू,
इसकी सैपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होती है, कम होती है, और इसकी सैपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा। सैपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होती है। सैपोनिफिकेशन वैल्यू मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको साबुनीकरण मान। साबुनीकरण मान जो रहता है वो किसका ज़्यादा होता है, साबुनीकरण मान जो होता है वो ऑयल का क्या होता है, कम होता है। ये क्या होता है, साबुनीकरण मान का मतलब होता है साबुन का फॉर्मेशन, साबुन का क्या करना, निर्माण करना, सोप का क्या करना, फॉर्मेशन करना, ये साबुनीकरण मान कहलाता है। तो साबुनीकरण मान जो रहता है वो ऑयल का क्या होता है, ऑयल का होता है कम, मतलब अच्छा साबुन नहीं बना सकते आप ऑयल से। और सैपोनिफिकेशन वैल्यू साबुनीकरण मान जो रहता है वो किसका होता है, ज़्यादा, ये फैट का क्या होता है, ज़्यादा होता है, मतलब फैट से हम अच्छे साबुन बना सकते हैं। तो ये ऑयल और फैट में क्या है डिफरेंस है, 6 डिफरेंस मैंने आपको बता दिए। ठीक, तो एक बार और आप इसको जल्दी से देख लें। 12th में जो एजी वाले स्टूडेंट रहते हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट रहता ही है, ये पेपर में आ जाता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑयल सबने देखा ही है, और घी सबने देखा ही है, या डालडा जो रहता है वो सबने देखा ही है। ऑयल जो रहता है वो मेल्टिंग पॉइंट इसका कम होता है, लिक्विड होता है। ठीक, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इसलिए सेमी सॉलिड होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का अमाउंट इसमें क्या होता है, ज़्यादा होता है, कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। उनको इसमें भी सैचुरेटेड पाए जाते हैं और अनसैचुरेटेड भी पाए जाते हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड असंतृप्त वसीयम ज़्यादा होते हैं, डबल बॉन्ड वाले। मतलब कौन ज़्यादा हुआ इसमें, ओलिक एसिड। और इसमें सैचुरेटेड वाले ज़्यादा रहते हैं, मतलब स्टेरिक एसिड, और कौन सा पाया जाएगा इसमें, स्टेरिक और पामेटिक एसिड इसमें पाए जाएंगे। अब डबल बॉन्ड इसमें है, डबल बॉन्ड वाला है, अनसैचुरेटेड है, इसलिए रिएक्टिविटी इसकी क्या होती है, ज़्यादा, इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम। इसकी अब डबल बॉन्ड है तो आयोडीन जो रहता है उससे रिएक्शन कराएंगे तो आयोडीन वैल्यू इसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसकी आयोडीन वैल्यू क्या होती है, कम, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो आयोडीन ज़्यादा रिएक्शन नहीं कर पाएगा। इसके बाद सैपोनिफिकेशन वैल्यू साबुनीकरण मान जो रहता है इसका क्या होता है, साबुनीकरण मान कम होता है और इसका साबुनीकरण मान ज़्यादा होता है, क्योंकि इससे अच्छे साबुन बना सकते हैं और इससे नहीं। तो ये हमने आज जो लेक्चर देखा आपने, उस लेक्चर में आपने एक तो ये देख लिया कि हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकली रूप से हार्मोन्स आपने देख लिए। आपको बस उसके की पॉइंट, केमिकल जो चीज़ें हैं वो उन पे ध्यान देना है। दूसरा आपने आज जो बात करी है वो हमने ऑयल और फैट की बात कर रहे हैं, लिपिड की बात कर रहे हैं। लिपिड का आपने क्लासिफिकेशन देख लिया, सिंपल लिपिड क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, जटिल क्या होते हैं, और ड्राइव क्या होते हैं, डेरिवेटिव क्या होते हैं। उसमें आप उदासीन वाले, न्यूट्रल वालों में बात कर रहे हैं। न्यूट्रल में हमने देख लिया ऑयल और फैट क्या होते हैं, ये ट्राई ईस्टर होते हैं, ठीक, या ग्लिसरॉइड होते हैं। काय से बनते हैं, हायर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलके बनते हैं। मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया। हाई फैटी एसिड के 2 टाइप होते हैं, वो एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड, उनके भी मैंने आपको एग्जांपल बता दिए। ग्लिसरीन और ग्लिसरॉल से ये कैसे बनते हैं ये देख लिया, और ऑयल में और फैट में क्या डिफरेंस होता है ये हमने देख लिया। कल हम इसके आयोडीन वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू वगैरह इन सब की बात करेंगे, और इससे रिलेटेड क्या देखने वाले हैं, क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो कल हमारा ये चैप्टर लगभग क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।